गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में हमने कल प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ था असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बताया था। इसके साथ साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम विथ स्कैनअप पे आपको बताया हुआ था। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल हमको समझना है, और इसके साथ साथ मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल बताया था। कुछ लोगों ने भेजा है प्रोग्राम बनाकर, कई लोगों ने नहीं भेजा है, फिर भी आप ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मैंने दो तरीके से आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझाए थे। एक प्री इंक्रीमेंट बताया था, एक पोस्ट इंक्रीमेंट बताया था। दोनों में डिफरेंस बताया था कि प्री यूज करते हैं तो दोनों में सेम वैल्यू मिलती है, पोस्ट यदि यूज करते हैं तो हमको डिफरेंट वैल्यू मिलती है। तो आज सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल बनाकर समझते हैं, इसकी प्रोसेस को समझते हैं और इसके बाद फिर अगला ऑपरेटर पढ़ेंगे। ओके, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ टर्बो-सी। हमको प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट दो सीखना है। जैसा कि मैंने वहाँ पे समझाया था, ए बराबर हमने ए लिया और एक वैल्यू मैं वाई ले लेता हूँ या बी ले ले, कोई भी वेरिएबल नेम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और ए की वैल्यू मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ 5। ओके, ए बराबर 5। क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। ओके, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ आपको असाइन करके। मैंने बी इक्वल किया एक बार पहले, प्री इंक्रीमेंट में यूज कर रहा हूँ प्लस प्लस ए। ओके, और दोनों की वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। एक बार पहले मैं यहाँ प्रीवियस में वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ बिफोर इंक्रीमेंट के, प्रिंट एफ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बिफोर इंक्रीमेंट। ओके, और सेमीकोलन, फिर लिखा हमने प्रिंट एफ और स्लैश एन, फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ ए की वैल्यू, ए इक्वल परसेंटेज डी स्लैश टी, बी इक्वल स्लैश टी से हमको स्पेस मिल जाएगा, परसेंटेज डी डबल कोटेशन बंद कामा ए कामा बी। ये हमारे बिना इंक्रीमेंट किए हुए वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ आफ्टर प्री इंक्रीमेंट। ओके, मतलब प्री इंक्रीमेंट के बाद, आफ्टर प्री इंक्रीमेंट यानी कि प्री इंक्रीमेंट के बाद हमारी वैल्यू क्या, प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी बी इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोटेशन कामा ए कामा बी, और गेट सीएच एक बार चेक कर लेते हैं पहले, सेमीकोलन। ओके, F2 रन कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ।
रन किया, सक्सेस, ये देखिए। तो एक सेकंड, बी में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बी में कोई वैल्यू अभी है नहीं हमारी, बी में भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए गार्बेज वैल्यू होगी। यहाँ मैं 0 स्टोर करा देता हूँ बी में बाय डिफॉल्ट, जिससे हमको 0 मिल जाए। ओके, क्योंकि अभी कोई वैल्यू हमारे पास स्टोर नहीं। अब आप देखेंगे a बराबर 5, b बराबर 0, बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के पहले, फिर आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, मैंने प्री इंक्रीमेंट किया तो क्या मिला? a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू भी 6। अब आप समझ गए होंगे प्री इंक्रीमेंट में मैंने क्या समझाया था आपको, एक बार दिखा देता हूं मैं। जब प्री इंक्रीमेंट था, ये प्री इंक्रीमेंट था मेरा, मैंने आपको समझाया था यदि x की वैल्यू 5 है तो और y की वैल्यू हमने स्टोर किया प्री इंक्रीमेंट में, तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में y और x दोनों की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 6। ये आपने देखा हुआ था, कल मैंने इसको समझाया हुआ था, इसीलिए हमको क्या मिला यहाँ पे? 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? दोनों की वैल्यू 6। क्यों? एक बार फिर समझा देता हूं मैं। ये तो मैंने सीधा वेरिएबल लिया, वैल्यू 5, एक में 0 स्टोर किया, बिफोर इंक्रीमेंट प्रिंट किया, ए बी की वैल्यू को प्रिंट किया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0। इसके बाद प्री इंक्रीमेंट यूज किया। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? पहले इंक्रीमेंट कर देता है, यानी कि इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, इसके बाद बी में स्टोर कर देता है, तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई? 6। इसलिए हमको प्री इंक्रीमेंट मैसेज प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू भी 6 मिल रही और बी की वैल्यू भी 6। और यदि प्री की जगह मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर दूं, इसी में मैं चेंज करके दिखा देता हूं, आप लोग अलग अलग बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं प्री की जगह क्या लिख देता हूं? पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ रहा है समझ में? डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। क्या समझ में आ रहा डिफरेंस स्टूडेंट? एस, बिल्कुल सही। अब क्या है, यदि पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यूज किया तो ए की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन बी की वैल्यू हमारी 5 ही है। क्यों? वाई रीजन? कल मैंने समझाया था। क्यों? क्योंकि पहले वैल्यू स्टोर कर दिया, तो पहले वैल्यू ए की कितनी थी? 5, उसने बी में स्टोर कर दिया, इसके बाद अपनी वैल्यू को उसने चेंज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो पहले वैल्यू बी ए की वैल्यू 5 है, तो उसने पहले वैल्यू बी में स्टोर कर दिया, तो सीधे 5 स्टोर हो गया। अब फिर बाद में ए में वैल्यू को क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, पहले स्टोर कर देता है। प्री इंक्रीमेंट, प्री मीन्स पहले इंक्रीमेंट कर देता है और फिर बाद में स्टोर करता है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम मिलती है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, इसलिए वो जिसमें वैल्यू स्टोर करता है उसमें वैल्यू जो पहले की वैल्यू होती है वो मिलती है, और जो स्वयं का वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है। तो यही रीजन है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू 5 थी तो उसने बी में 5 स्टोर कर दिया, लेकिन बी में 5 हो गया, लेकिन स्टोर करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए ए की वैल्यू कितनी मिल गई? अब हमको कितनी मिल गई? 6। ओके, जैसे मैंने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट आपको समझाया, दोनों के एग्जांपल बनाए, आप पूरा एग्जांपल एक साथ बनाइएगा, पोस्ट और प्री का, फिर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैंने इसी में चेंज करके दिखा दिया ये प्री का। वैसे ही आप डिक्रीमेंट का भी अलग से एग्जांपल बनाएंगे, मैं डिक्रीमेंट इसी में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार प्री लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दोनों में 4 5 वैल्यू थी, एक कम हो गया, क्योंकि प्री यहाँ भले ही पोस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ चेंज नहीं किया है। इससे मैसेज से कोई मतलब नहीं है, मैसेज तो जो आप लिख देंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए प्री, लेकिन मैंने वहाँ इंक्रीमेंट क्या यूज किया है? प्री इंक्रीमेंट, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम। प्री डिक्रीमेंट, सॉरी, यहाँ देखिए इंक्रीमेंट लिखा है हमको, जबकि यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डिक्रीमेंट लिखना होगा, डिक्रीमेंट। चलिए मैं एक में चेंज कर देता हूँ,
डिक्रीमेंट। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं, मैसेज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैसेज तो यूजर डिफाइन है। आप जो लिख देंगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। मेन उसकी प्रोसेस मैंने चेंज कर दी, मैंने प्री डिक्रीमेंट लगा दिया, तो वैल्यू जो मुझको मिल रही है प्री डिक्रीमेंट की, ए की वैल्यू 5 थी, प्री डिक्रीमेंट में क्या हो गया, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू भी 4। और यदि मैं यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करता हूँ, यदि यहाँ मैं पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ मैं लिखूँ या ना लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले होगा। ओके, पोस्ट मैंने लिख दिया। अब देखिए ए की वैल्यू 4 लेकिन बी की वैल्यू 5। क्यों? क्योंकि बी की पहले स्टोर कर दिया तो बी में 5 थी, और ए की वैल्यू अपनी क्या कर लिया, घटा लिया। जैसे वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा था वैसे ही डिक्रीमेंट में अपनी वैल्यू को क्या करता है, घटा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू पहले स्टोर कर दिया, इसलिए बी की वैल्यू उसको क्या मिल गई, 5। मेरे समझ में पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट प्लस प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा, कल भी मैंने इसको समझाया था। अब आज चलते हैं, अगला कोई ऑपरेटर पढ़ते हैं। ये ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हुआ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने ऑपरेटर्स हमारे हो गए थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। अगला ऑपरेटर है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। आज हम सीखेंगे अब कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर, तो आइए देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एज ए कंडीशन के आधार पे कोई डिसीजन लेने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसको दो नाम से और जानते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स द लैंग्वेज आर द नॉन आर बाय टू मोर नेम। इसके दो नाम और फेमस हैं, आप ध्यान दें। टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को क्या कहा जाता है, टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। चाहे आपसे कंडीशनल ऑपरेटर पूछे तो आपको यही बताना है, आपसे टर्नरी ऑपरेटर पूछता है तो भी यही बताना है। कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर, तो भी आपका क्या कहलाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर। यानी कि 3 नेम हैं इसके, और इनमें से 3 में से कोई भी नेम आपसे पूछता है आपको कंडीशनल ऑपरेटर ही एक्सप्लेन करना है। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इट इज एक्चुअली इफ कंडीशन। अभी हम इफ कंडीशन आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में। कंडीशन दैट भी यूज सी लैंग्वेज यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसीजन लेने के लिए इन स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। डिसीजन कैसे, कोई कंडीशन है, हमको चेक करना है ए की वैल्यू बड़ी है कि बी की वैल्यू बड़ी है, ऐसे डिसीजन, ये डिसीजन कहलाया ट्रू या फॉल्स में। तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसी के बट यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर, हम उसी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। बी टर्न इफ कंडीशन स्टेटमेंट इनटू ए शॉर्ट एंड सिंपल होता है। इसकी जो कंडीशन होती है शॉर्ट और सिंपल होती है। इसको कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। यानी मैं सीधी बात करूं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कंडीशन के आधार पे कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किसी भी कंडीशन के आधार पर कोई डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, और इसमें जो कंडीशंस होती है ट्रू या फॉल्स के रूप में होती है। जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है, उनका यूज करके कोई भी कंडीशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उस कंडीशन को बनाने के बाद जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो अब इस कंडीशन को कैसे स्पेसिफाई करना है मैं आपको बता रहा हूँ। द सिंटैक्स ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर, के सिंटैक्स को पहले समझना है। जब आपको सिंटैक्स समझ में आ जाएगा तो इसका एग्जांपल बनाना आसान हो जाएगा। इसमें देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या इसको मैं कंडीशन भी बोल सकता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या दी जाएगी, कंडीशन। एक्सप्रेशन और कंडीशन बात एक ही है, ये आप ध्यान दें। मैं यहाँ कंडीशन भी बोल सकता हूँ या तो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन 1, फिर इसके बाद यहाँ क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क होगा, फिर एक्सप्रेशन 2 यानी कि उससे ट्रू वैल्यू,
यहाँ पे जो दी जाएगी ट्रू वैल्यू दी जाएगी। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जो कुछ लिखा होगा ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद ये जो एक्सप्रेशन होगा ये होगी फॉल्स वैल्यू, यानी कि यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। मैं अब आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। कंडीशन यदि ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कॉलन के पहले वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया होगा। पहले कंडीशन हम देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि कंडीशन हमारी सही होती है तो कॉलन के पहले वाला जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट। ओके, नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है। इफ द क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस रिप्रेजेंटेड द इफ पार्ट, यानी कि कंडीशन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। The first expression is generally written either true or false based on the which is decided where expression 2 will be executed or the expression 3। जो अभी मैंने बताया, एक्सप्रेशन जो 1 है उसके ट्रू और फॉल्स होने पे आपका ये डिसाइड होता है कि एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा कि 3। तो यदि एक्सप्रेशन इज ट्रू, यदि एक्सप्रेशन इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्जीक्यूट द एक्सप्रेशन 2, अदरवाइज एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 3। यदि फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज 3। ओके, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड कॉलम, कॉलम के लेफ्ट साइड में समझा चुका हूं। लेफ्ट साइड मतलब एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूटेड। एक्सप्रेशन 1 इज रिटर्न ट्रू, यदि एक्सप्रेशन 1 आपकी रिटर्न ट्रू कर रहा है तो कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट साइड, एक्सप्रेशन 2। इफ एक्सप्रेशन इज 1 रिटर्न फॉल्स, यदि पहली एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स रिटर्न कर रही है देन द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, कॉलम के राइट साइड एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन इज 3 एग्जीक्यूटेड। एक्सप्रेशन 3 इज एग्जीक्यूटेड। जैसा कि मैंने समझाया, यदि एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और यदि एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। ये आपका क्या हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो इसका सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल बनाना है। आइए मैं टर्बो सी में चलता हूं और कंडीशनल ऑपरेटर का आपको एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाता हूं। ओके, ये हमने इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल बनाया था। अब मैं एक कंडीशनल ऑपरेटर के लिए एग्जाम्पल बना रहा हूं। इंक्लूड stdio डॉट, देखिए मैं कोई प्री डिफाइन एग्जाम्पल नहीं लाता हूं आपके लिए, पहले से बने बनाए इंटरनेट से डाउनलोड करके सीधा आपको दिखा दूं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बनाता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी प्रकार की यदि गलती होती है आपको पता चले उस गलती को कैसे सुधारते हैं। इसलिए मैं प्री डिफाइन नहीं रखता हूं प्रोग्राम। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल हमेशा आपके सामने टाइप करता हूं, और जिससे आपको अच्छे तरीके से वर्किंग प्रोसेस बने, आप आसानी से प्रोग्राम को बना सकें। इंटीजर टाइप के मैंने वेरिएबल लिया a b, 2 ही वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, दोनों में वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ क्लियर स्क्रीन भी लगाते चलते हैं। क्लियर स्क्रीन क्यों लगाते हैं आप जानते ही हैं, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे मैंने वैल्यू डिसाइड किया, मान के चलिए इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी, और b इक्वल मैंने दे दिया 30। ओके, अब हमको कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है। तो सबसे पहले हमको कंडीशन डिसाइड करनी होगी। हम कंडीशन अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। मान के चलिए मैंने दिया a लेस देन b, क्वेश्चन मार्क जैसा कि सिंटैक्स था, और इसके बाद ट्रू स्टेटमेंट मैंने प्रिंटफ में ले दिया a इज लेस देन
बी, मतलब ए छोटा है बी से। यदि कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ए कंडीशन हमने लगाया छोटा है बी से, यदि ट्रू होगी तो मैसेज हमको क्या मिलेगा, ए लेस देन बी। मैंने ब्रैकेट बंद किया, कॉलन लगाया और प्रिंट और इसमें लिखा अपने अकॉर्डिंग मैसेज बना सकते हैं, ए इज नॉट लेस देन, या बी ग्रेटर देन लिख सकता हूं मैं ऑफ ए, ऐसा लिख दूंगा मैसेज बी ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है किससे, ए से। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने गेट ch यूज किया, सेमीकोलन, और मेन फंक्शन को क्लोज किया, प्रोग्राम को सेव किया, .c, और प्रोग्राम को रन किया, सक्सेस। ए इज लेस देन बी, क्या आया, ए छोटा है बी से। हम मैसेज कुछ भी प्रिंट करा सकते थे, हम वैल्यू भी प्रिंट करा सकते थे। ए की वैल्यू मैं ऐसे डायरेक्ट प्रिंट करा सकता था, प्रिंट तो आप सीख ही चुके हैं। और यदि मैं वैल्यू चेंज कर दूं, इधर बी की वैल्यू 30 है, इसकी 100 कर दूं, तो आप देखेंगे अब क्या बताएगा मुझे, बी ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाया और मुझे ये चेक करने को मिल गया कि ए बड़ा है कि बी, ए इज लार्जेस्ट, और मैं दूसरे में ये भी लिख सकता हूँ बी इज लार्जेस्ट, ए इज लेस देन, ए इज लो स्मॉलेस्ट, बी इज स्मॉलेस्ट। कौन बड़ा है दो के बीच में, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैसेज अब मैं थोड़ा सा जैसे चेंज कर रहा हूँ इसमें, जैसे आप इसमें ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू भी प्रिंट करा कामा ए, और यदि ये मैसेज मुझको मिलता है तो बी इज स्मॉलेस्ट, बी इज स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे भी मैंने प्रिंट करा दिया वैल्यू की बी। ओके, आप देखिए हमको क्या मिलेगा, अब हमको पता चल जाएगा ए बड़ा, बी इज स्मॉलेस्ट, बी स्मॉल है, आप समझ गए, बी स्मॉल है, बिल्कुल सही है क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, 30 है, और ए की वैल्यू 100 है। और यदि मैं ऐसा कर देता हूं, ए इज स्मॉल आ जाएगा, ए इज स्मॉल, ए इज स्मॉलेस्ट 10, ठीक है। आप मैसेज अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है कि हमको वैल्यू हर बार यहाँ चेंज करनी पड़ती है, इससे अच्छा है कि हम स्कैन अप लगा दें। तो आप यहाँ क्या चेंज करेंगे, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं एक साथ आज दोनों को वैल्यू को इंटर करा रहा हूं, एक साथ आप स्कैनअप यूज कर सकते हैं। स्कैनअप %d, मैं 2 बार %d कामा m%a कामा m%b, एक साथ दोनों वैल्यू। अब इसको रन किया, ये देखिए 2 वैल्यू मुझको इंटर करना होगा। मान लीजिए मैंने एक में 45, एक में मैंने 67 इंटर किया, ए इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी 45 और बी की वैल्यू कितनी थी 67। ओके, ऐसे आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। आप उसको नोट करिएगा, बनाइएगा और ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। और भी इसको समझने की, आज हमने देखा प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और साथ में कंडीशनल ऑपरेटर भी आज हमने सीखा। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक प्रोग्राम और बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम आप बनाइएगा। आपको ट्राई करना है, मैं सीधा यहाँ बता देता हूँ क्या करना है। आपको 2 वेरिएबल लेना है, एक में मान लीजिए वैल्यू 10 है और एक वेरिएबल लेना है, वैल्यू कोई भी ले लीजिएगा, आप इनपुट करा सकते हैं, मान लीजिए 20 है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि आपस में इनकी वैल्यू चेंज हो जाए।
आपस में इनकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू बी में स्टोर हो जाए और बी की वैल्यू ए में स्टोर, ये प्रोग्राम आपको बनाना है। ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में, ये कहलाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको बनाना है, यानी कि आपस में वैल्यू स्वैप हो जाए। ये प्रोग्राम मैंने आपको दिया बनाने के लिए। आपको दोनों की पहले प्रैक्टिस करनी है, दोनों में इसकी इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वो समझना है, फिर कंडीशनल ऑपरेटर समझना है, इसके बाद ये प्रोग्राम को डेवलप करना है। आपको प्रिंट नहीं करा देना है कि ए की जगह बी को करा दो, बी की जगह ए, ऐसा नहीं। वैल्यू स्वैप होना चाहिए, आपस में वैल्यू एक्सचेंज होनी चाहिए। ये लॉजिक आपको यूज करना है कि कैसे आपस में दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो सकती है, ये एक दूसरे की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपको लॉजिक यूज करना है। ऐसा नहीं कि ए की जगह बी प्रिंट करा दो, बी की जगह ए, या वहां लिख दो बी और ए की वैल्यू प्रिंट करा दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमको प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम दिखाएंगे आप, आउटपुट नहीं, ठीक है ना। प्रोग्राम दिखाएंगे, आपने लॉजिक क्या यूज किया, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, और जैसे ही मेरा कुछ और पार्ट पूरा होता है मैं आपको बहुत जल्द असाइनमेंट देने वाला हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है। आपको असाइनमेंट लिखना होगा, सबमिट करना होगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ते चलें, प्रैक्टिस करें, और साथ में आपको असाइनमेंट भी जमा करना होगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, आप ट्राई करिएगा। ओके।